द्वारा। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस को लिया निशाने पर। अमित शाह तेलंगाना और उड़ीसा में तो राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोकेंगे ताल। विपक्षी दलों की भी तूफानी रैली जारी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर संग्राम जारी। बीजेपी के बाद अब बीएसपी ने भी नियत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा, कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती मुक्ति। शरद पवार की एनसीपी ने मुंबई में जारी किया चुनावी शपथनामा। वहीं आम आदमी पार्टी भी आज लॉन्च करेगी कैंपेन सॉन्ग। चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन। पटना के पुनपुन में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग पर किया हंगामा। शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ। और आईपीएल में आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से। प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी आरसीबी को अपनी दूसरी जीत की तलाश। और आइए अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर हमला बोला। तो मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में इस वक्त कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन दोनों सीटों पर 30 अप्रैल से पहले औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी।
कांग्रेस नेताओं ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कल यानी कि 26 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में अगर 26 तारीख के पहले अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव वायनाड के मतदाताओं पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने पिछला चुनाव अमेठी और वायनाड 2 जगह से लड़ा था, जिसमें वो अमेठी हार गए थे। पिछली बार बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें मात दी थी। इस बार भी अब सवाल है कि क्या इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। वहीं सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बाद इस सीट पर गांधी परिवार के अलावा अभी कोई दावेदार कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि प्रियंका इस बार लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगी तो वो सीट रायबरेली होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी ने इस बार अपनी सेहत का हवाला देकर लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और राज्यसभा से वो निर्वाचित हुई हैं। अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने दुख दूरिया कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने स्थानीय महिलाओं के साथ पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। अमेठी से स्मृति ईरानी ने पहली बार 2019 में चुनाव जीता था और वो लगातार यहां के लोगों से संपर्क में रही हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मौत के बाद भी उनकी वसूली जारी रहेगी। कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया, ना सीमा को सुरक्षित रखा। कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व ही नहीं रखती। कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। आज जब देश की सीमा सरहद सुरक्षित हुई, सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है, तो कांग्रेस किसी भी स्तर पर नीचे गिरकर सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कम, ये भारत विरोधी सोच वालों का ज़्यादा लगता है जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस हाईकमान के करीबी नेता सैम पित्रोदा के बयान पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सिलसिलेवार पोस्ट कर कांग्रेस हाई कमान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में धन के वितरण की आड़ में कांग्रेस की ये नीति वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच व उसकी पैरवी, गरीबों की भलाई का कम व राजनीति से प्रेरित उनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। मायावती ने यह भी कहा कि जहां तक भारत में संपत्ति व सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों व वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इनकी सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण यहां गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता अभी दूर नहीं हो पाई है। कांग्रेस को उसकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति मुश्किल है। तो यहां पर कांग्रेस की ओझी राजनीति भारत में धन के वितरण पर इस विरासत टैक्स के आड़ में। मायावती का हमला कांग्रेस पर।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नीयत आम जनता की संपत्ति पर है, इसीलिए वे विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। सेम पेत्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। सेम पेत्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। शरद पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम शपथनामा है। शपथनामा में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। उनकी सुरक्षा के अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया है। नेता जयंत पाटिल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। अगर सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे, महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी आज मौजूदा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लोग इस चीज से बहुत दुखी हैं कि उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। पार्टी और लोगों ने तय किया है कि हम इसका जवाब देकर रहेंगे। तो आपका कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करने की तैयारी में है आज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इस सीट से अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता रहा है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली थी। मुलायम के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि इस सीट पर अब चुनाव रोचक हो गया है। जब चुनाव हो तो रोचक हो। तो देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है कि चुनाव है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने तंज कसा है। कहा है कि ये है असली पीडीए यानी परिवार विकास प्राधिकरण सैफई। तो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया। मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है, एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। और आइए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।
अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह मशीन साधारण बैटरी से चलती है और ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक ईवीएम में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। अगर बात ईवीएम के सबसे पहले इस्तेमाल की करें तो साल 1982 में इसका उपयोग हुआ। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। 1998-99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर ईवीएम के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा समाप्त हो गया है। इससे पहले अमित शाह ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए। तो वाराणसी से निकलने से पहले अमित शाह ने काल भैरव के दर्शन किए। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। पटना में कल रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई है। इस हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी है। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार अज्ञात लोगों ने सौरभ कुमार के सिर में 2 गोली मारी। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात के लिहाज से भारत को कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला। तो सरकार की तरफ से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएलआई योजना का असर भी नजर आने लगा है, जिस वजह से दवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2023 और 24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है, जिसमें नीतियां तो कारगर रही ही हैं, साथ ही बढ़ता निर्यात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खासतौर से दवाओं के निर्यात की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 और 23 में निर्यात 25.4 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। भारत ने 2023 और 24 के दौरान 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात किया। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 31% से अधिक रही। देश का दवा उद्योग दुनिया में मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा उद्योग है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 से अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत को पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला था। जानकारों की माने तो घरेलू दवा उद्योग का कारोबार 2030 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। बाजार अवसरों के विस्तार और विदेश में बढ़ती मांग के दम पर ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। साथ ही सरकार ने प्रमुख दवा सामग्री और जेनेरिक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी पीएलआई की 2 योजनाएं शुरू की हैं, जिस वजह से आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा मिलता नजर आएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल की दुनिया का रुख करें तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद भारत वापस लौट आए हैं। चेन्नई पहुंचने पर डी गुकेश का भव्य स्वागत किया गया। 17 वर्षीय डी गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व चैंपियनशिप में मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। पिछले मैच में आरसीबी को केकेआर के खिलाफ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद 10 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं आरसीबी 2 अंक के साथ आखिरी स्थान पर है। और शंघाई में आयोजित हो रही तीरंदाजी की विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में रिकर्व टीम इवेंट में भारत के तरुण, धीरज और प्रवीण की तिकड़ी ने स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय तिकड़ी का सामना अब स्वर्ण पदक की लड़ाई के लिए कोरिया की टीम से होगा। भारतीय टीम अगर जीत हासिल करती है तो विश्व रैंकिंग में इन खिलाड़ियों की स्थिति मजबूत होगी, जो इनके पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने में मददगार साबित होगी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बाद पीएम सांचेज ने अपनी सभी सरकारी काम रोक दिए हैं। पीएम सांचेज ने संकेत दिए हैं कि वे राजनीति छोड़ भी सकते हैं। पीएम सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू हो गई है। सांचेज ने कहा कि उनकी पत्नी के खिलाफ लगे आरोप झूठे हैं। हालांकि उन्होंने सोमवार तक अपने सभी सार्वजनिक दायित्वों को निभाने पर रोक लगा दी है। सोमवार को वे मीडिया के सामने आएंगे और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गोमेज के खिलाफ मानोस लिम्पियास नामक एक यूनियन ने आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि बेगोना गोमेज ने व्यापारिक सौदों को प्रभावित करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। पूर्वी अफ्रीका की केन्या में बाढ़ के कारण अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है। हजारों परिवारों को अपने जलमग्न घरों से निकलने और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ से अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 2 दर्जन से अधिक काउंटियों में भारी बारिश जारी है। केन्या मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश जारी रहने का भी अनुमान है, जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है। माचाकोस काउंटी के डिवोल्यूशन मंत्री जोएल नजोमो ने कहा कि संकट के लिए समन्वित प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता है और ये बाढ़ कई महीनों के सूखे के बाद आई है, जिसके कारण पूरे केन्या में लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अट्ठाईस राज्य 8